हेलो स्टूडेंट, डीएनए रिप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू किया था हमने और डीएनए रिप्लिकेशन की इस प्रोसेस की शुरुआत में हमने रिप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव नेचर, किस तरह से वो अर्ध संरक्षी होता है, ये बताया। इसके लिए इसमें हमने मीजल्स एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट पढ़ा। उसके बाद फिर हमने डीएनए रिप्लिकेशन में काम आने वाले एंजाइम के बारे में बात की। अब हम आते हैं डीएनए रिप्लिकेशन के मैकेनिज्म पर, उसकी क्रियाविधि पर, कि रेप्लिकेशन का ये कार्य जो कि कोशिका चक्र की ऐसा अवस्था में होता है, आखिर ये किस तरह से होता है। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, क्रियाविधि। इसकी क्रियाविधि जैसा कि डीएनए की संरचना वाटसन एंड क्रिक द्वारा दी गई थी और उनकी संरचना को मान्यता ढंग से तभी मिली जब वो रेप्लिकेशन को भी समझा पाए, और इसलिए रेप्लिकेशन का आधारभूत मैकेनिज्म वाटसन और क्रिक द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, हम रिप्लिकेशन के इस पूरे प्रोसेस को कुछ बड़ी बड़ी स्टेप में डिवाइड कर लें। कुल मिलाकर 5 स्टेप रहेंगी और किस तरह से डीएनए रिप्लिकेशन शुरू होता है और कैसे पूरा होगा, ये हम इन 5 स्टेप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिप्लिकेशन वाटसन एंड क्रिक द्वारा मैकेनिज्म दिया गया। सबसे पहली स्टेप, 5 मुख्य स्टेप है इसमें। सबसे पहली स्टेप है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का सक्रियकरण। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का सक्रियकरण। देखिए, डीएनए बनाने के लिए हमें क्या चाहिएगा, न्यूक्लियोटाइड, और डीएनए बनाना तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड केंद्रक में काफी सारे होते हैं जहां डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा है। अब हमें वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को सक्रिय करना होता है, क्योंकि ये सक्रिय रूप में ही रिप्लिकेशन में भाग लेंगे। वैसे डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, मतलब कई सारे न्यूक्लियोटाइड एक एक क्रम में लगातार क्रम बर क्रम जोड़ते जाएंगे, बहुलकीकरण होगा और डीएनए बनेगा। ठीक है, अर्ध संरक्षी होता है, मतलब एक पुराना स्ट्रैंड रहेगा उसके सामने नया बनेगा। ये सब बातें पहले भी बता चुके हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड का सक्रियकरण कैसे होता है, तो देखिए 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड हैं, डीएएमपी, डीजीएमपी, डीसीएमपी और डीटीएमपी। ठीक है, इनका पूरा नाम मैं आपको पहले बता चुका हूँ न्यूक्लिक एसिड पढ़ाते समय। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट डीएएमपी, डीऑक्सीग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट डीजीएमपी, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, इसी तरह थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो मोनोफॉस्फेट स्वरूप में ये हैं हमारे चारों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड। फास्फोराइलेज एंजाइम की मदद से और श्वसन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके इनको हम सक्रिय करते हैं। न्यूक्लियोटाइड को सक्रिय करने में केवल क्या करना है, जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें कुछ अतिरिक्त फॉस्फेट लगा देते हैं। मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड पढ़ाते समय भी कहा था कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं 2 रूप में मिलते हैं, बल्कि यूं कहें तो 3 रूप में मिलते हैं। एक तो सामान्य न्यूक्लियोटाइड जो मोनोफॉस्फेट है, फिर हम कई बार उसमें अतिरिक्त फॉस्फेट जोड़ते हैं और फॉस्फेट से फॉस्फेट जोड़ना मुश्किल होता है, प्रतिकर्षित होते हैं, तो ऊर्जा ज्यादा लगती है जोड़ने के लिए, तो फिर वो डाइफॉस्फेट बनते हैं। फिर एक और जोड़ते हैं तो ट्राइफॉस्फेट, और ट्राइफॉस्फेट वाले न्यूक्लियोटाइड उच्च न्यूक्लियोटाइड, सक्रिय न्यूक्लियोटाइड, हायर न्यूक्लियोटाइड कहे जाते हैं। ठीक है, उनमें अच्छी ऊर्जा भी रहेगी, अच्छी खासी ऊर्जा लग के तो बने वो फॉस्फेट उच्च ऊर्जा बंध से जोड़े जाते हैं। तो डीएएमपी से एनर्जी की मदद से डीएटीपी, ऐसे डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी, ये सक्रिय न्यूक्लियोटाइड है। वास्तव में ये ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में है। ठीक है, या तो हम इनको अब क्या कहेंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट। अगर आप न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं तो एक फॉस्फेट तो उसमें आ गया और 2 एक्स्ट्रा है, तो ये इन चारों को क्या बोलेंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट, या फिर क्या बोल सकते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। जब आप न्यूक्लियोसाइड बोलते हो तो फॉस्फेट एक भी नहीं है, न्यूक्लियोसाइड में नहीं होता। अगर हम न्यूक्लियोसाइड बोल रहे हैं तो फिर तो 3 फॉस्फेट गिने जाएंगे। न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं तो 2 ही फॉस्फेट, क्योंकि एक तो न्यूक्लियोटाइड में आ ही गया। तो ये जो है ये सक्रिय न्यूक्लियोटाइड है, इनको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट कहेंगे। ये काम पूरे डीएनए रिप्लिकेशन के प्रोसेस में समानांतर चलता रहेगा। लगातार न्यूक्लियोटाइड की आवश्यकता होगी तभी तो उनको जोड़ जोड़ के डीएनए बनाएंगे, और ये न्यूक्लियोटाइड सक्रिय रूप में बदले जाएंगे और ये वहां सप्लाई किए जाएंगे। अब ये सक्रिय न्यूक्लियोटाइड जाएंगे डीएनए पर जहां डीएनए का नया निर्माण हो रहा है। अच्छा, ये जो सक्रिय न्यूक्लियोटाइड है 2 तरह से काम आते हैं। ये गए वहां पर, मैंने ये पहले भी बताया था, जहां डीएनए निर्माण हो रहा है, वहां जाकर ये न्यूक्लियोटाइड अपने 2 अतिरिक्त फॉस्फेट मुक्त कर देते हैं। ठीक है, तो इससे फायदा क्या हुआ कि जैसे 2 अतिरिक्त फॉस्फेट मुक्त हुए, वो भी उच्च ऊर्जा बंध वाले, उनको जैसे मुक्त करेंगे तो अच्छी खासी एनर्जी निकलेगी, और वो एनर्जी रिप्लिकेशन के उन कार्यों को और बॉन्ड वगैरह बनाने में काम आ जाएगी, और साथ में ये स्वयं न्यूक्लियोटाइड वहां जोड़ दिए जाएंगे।
मतलब ये सक्रिय डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड उस अभिक्रिया में अवस्तर की तरह तो काम आ ही रहे, क्रियाधार की तरह काम आ ही रहे, साथ में उस कार्य के लिए ऊर्जा भी प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का दोहरा कार्य है, डुअल नेचर कहते हैं। देखिए रिप्लिकेशन में ये दोहरा कार्य करते हैं। पहला काम ये अवस्तर सबस्ट्रेट की तरह काम आते हैं और स्वयं डीएनए निर्माण में उपयोग हो जाते हैं। सबस्ट्रेट जो होता है अवस्तर या क्रियाधार वो खुद उपयोग होता है, तो ये यूज होते हैं तो सबस्ट्रेट हैं, और साथ में इनके फास्फेट हटाने से जो वो एनर्जी निकल रही है ये ऊर्जा स्रोत की तरह भी काम करेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड सक्रिय किए जाएंगे और ये तब तक चलेगा जब तक कि पूरा डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं हो जाता। तो लगातार समानांतर रूप से डीएनए के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का सक्रियकरण होगा और ये दो तरह से हमारे यहाँ काम आएंगे। ठीक है, तो ये काम तो पैरेलल होने वाला है। अब उसके बाद देखिए डीएनए पर चलते हैं, दूसरा स्टेप इसका जहां रिप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए रिप्लिकेशन का आरंभन, इनिशिएशन। अब शुरू कैसे होगा? अब रिप्लिकेशन में हम एक चीज देखिएगा, अगर हम यूकैरियोटिक डीएनए की बात करें तो रेखीय डीएनए, बहुत लंबा डीएनए होता है, गुणसूत्रों में काफी लंबे लंबे डीएनए। अगर हम प्रोकैरियोटिक डीएनए की बात करें तो वो गोलाकार वृत्ताकार रिंग की तरह होता है। ठीक है, यूकैरियोट की तुलना में छोटा है लेकिन वो रिंग में है और एक लीनियर है, रेखीय है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, डीएनए रिप्लिकेशन का जो कार्य का आरंभ है, डीएनए निर्माण का जो आरंभ है, वो कभी भी ऐसा नहीं है कि डीएनए के किसी एक कोने से शुरू होकर दूसरे कोने तक जाता हो, और वृत्ताकार होगा तो फिर कहां से होगा। हमने देखा कि डीएनए रिप्लिकेशन डीएनए में कुछ विशिष्ट स्थलों से ही आरंभ होता है, हर कहीं से शुरू नहीं हो सकता। और वे विशिष्ट स्थल जहां से डीएनए रिप्लिकेशन की शुरुआत होती है उसे कहा गया ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, शॉर्ट में कहते हैं ओआरआई। याद रखिएगा, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन या ओआरआई। तो रिप्लिकेशन का जो आरंभन है, साफ साफ ध्यान रखें कि यह हमेशा कुछ निर्धारित स्थलों से ही आरंभ होता है, और इन निर्धारित स्थलों को ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन ओआरआई कहते हैं। ठीक है, अब ये ओआरआई कहाँ और कैसे और कितने होते हैं? तो पहले तो ध्यान रखना, रिप्लिकेशन का आरंभ डीएनए में ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन नामक स्थल यानी कि ओआरआई से होगा। अगर हम प्रोकैरियोटिक डीएनए की बात करें प्रोकैरियोट्स में, अब प्रोकैरियोट में आप देखिए एक वृत्ताकार डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ये इस तरह का गोल रिंग जैसा, और इसके अंदर पूरे में एक ओआरआई होती है, और बस यहीं से ही रिप्लिकेशन शुरू होगा। तो इस वृत्ताकार डीएनए में केवल एक ओआरआई पाई जाती है और पूरा डीएनए एक इकाई की तरह काम करेगा। अब इस जगह से ही शुरू होकर के खत्म होगा रिप्लिकेशन, पूरे डीएनए का रिप्लिकेशन एक साथ एक इकाई के रूप में होगा, और यहाँ एक नाम दिया गया रिप्लिकॉन इकाई। डीएनए का वो हिस्सा, वो खंड, वो भाग जो जिसका कि रिप्लिकेशन एक साथ होता है एक इकाई स्वरूप में, उसे रिप्लिकॉन कहते हैं। ठीक है, तो पूरा डीएनए एक रिप्लिकॉन इकाई की तरह काम करेगा। एक ओआरआई है, यहाँ से शुरू होकर पूरे डीएनए का निर्माण हो जाएगा। तो पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक डीएनए में ओआरआई कितनी? एक। प्रोकैरियोटिक डीएनए में रिप्लिकॉन इकाइयां कितनी? तो वो भी एक। समझ गए? लेकिन यूकैरियोट्स में कई रेखीय डीएनए होते हैं। इस तरह के रेखीय डीएनए बहुत लंबे लंबे डीएनए, और उनमें जगह जगह पर एक से अधिक ओआरआई मिलेगी। ये तो मैंने फिर भी पास पास दिखा रखी है, नहीं तो थोड़ी दूर दूर होती है। रेखीय डीएनए बहुत बड़ा होता है, और उसमें अगर एक ही ओआरआई रखेंगे तो उस डीएनए का रिप्लिकेशन करने में बहुत वक्त लग जाएगा। इसलिए कई सारी इसमें ओआरआई होती है, और कई सारी जगहों पर एक साथ रिप्लिकेशन शुरू होगा। किसमें? यूकैरियोट। रेखीय डीएनए बहुत लंबा डीएनए, जगह जगह जहां जहां ओआरआई वहां से शुरू हो जाए, तो एक साथ कई जगहों से शुरू करेंगे तब जाकर एक कम समय में डीएनए की प्रतिकृतिकरण पूरा हो पाए। ठीक है, और जब कई सारी ओआरआई है तो रिप्लिकॉन इकाइयां भी तो बहुत सारी होगी। जैसे देखो, यहाँ से भी रिप्लिकेशन होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, तो ये अपने आप में एक रिप्लिकॉन इकाई, तो ये एक और इकाई, तो ऐसी कई रिप्लिकॉन इकाइयां बन जाएगी यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में एक ही रहेगी। तो यहाँ ओआरआई बहुत सारी और रिप्लिकॉन इकाइयां भी बहुत सारी। रिप्लिकॉन क्या है? डीएनए का वो खंड जिसका की रिप्लिकेशन एक साथ होता हो, वो एक रिप्लिकॉन इकाई है। ठीक है, अगर एक ही ओआरआई है तो रिप्लिकॉन इकाई भी एक, और एक से ज्यादा ओआरआई है तो इकाइयां भी बहुत सारी हो जाएंगी। समझ गए? तो हमेशा ओआरआई की जगहों से शुरू होगा। एक और चीज ध्यान रखना कि डीएनए का रिप्लिकेशन ओआरआई से आरंभ होता है और ओआरआई के दोनों तरफ एक साथ शुरू होता है। हम कहते हैं डीएनए रिप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल, द्विदिशीय है। मतलब जैसे ये ओआरआई है तो इसमें इधर भी जाएगा और इधर भी।
दोनों दिशाओं में एक साथ आकर आगे जाकर मिल जाएगा। क्या फायदा हुआ? अगर एक तरफ चलते तो इधर से घूम के यहाँ तक आते, टाइम ज्यादा लगता। अब दोनों तरफ शुरू कर दिया और आगे आके मिल जाएंगे तो आधे टाइम में हो जाएगा। तो हमेशा डीएनए रिप्लिकेशन ओआरआई से स्टार्ट होगा और ओआरआई के दोनों ओर एक साथ चलेगा ताकि और कम समय में काम होगा। जैसे अभी यहाँ ओआरआई है तो इधर भी जा रहा है रिप्लिकेशन और इधर भी बढ़ रहा है, ये इधर भी बढ़ेगा इधर भी बढ़ेगा। हमेशा ओआरआई के दोनों तरफ रिप्लिकेशन चलेगा। तो एक रिप्लिकॉन इकाई अपने दोनों किनारों से उसका रिप्लिकेशन होता आता और बीच में आगे मिल जाएगा। इससे रिप्लिकेशन का वक्त आधा रह जाता। तो बाई डायरेक्शनल रिप्लिकेशन होता है। डीएनए रिप्लिकेशन द्विदिशीय बाई डायरेक्शनल होता है, समझाइए। तो क्या हुआ इसका अर्थ? इसका अर्थ ये हुआ कि ओआरआई वाले स्थल से रिप्लिकेशन का दोनों दिशाओं में एक साथ आरंभ होना, इसी को बाई डायरेक्शनल कहते हैं। ठीक है, तो रिप्लिकेशन ओआरआई की जगह से होगा। ओआरआई एक या एक से अधिक हो सकती हैं, रिप्लिकॉन इकाइयां एक या एक से अधिक हो सकती हैं और डीएनए रिप्लिकेशन ओआरआई के दोनों ओर एक साथ आरंभ होता है। अतः रिप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल द्विदिशीय होता है। तो अर्धसरक्षी हो गया, ये रिप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज है। डीएनए रिप्लिकेशन अर्धसरक्षी है। ठीक है, स्थल विशेष है, मतलब केवल पर्टिकुलर स्थलों से शुरू होता है। बाई डायरेक्शनल है, उस स्थल के दोनों ओर एक साथ रिप्लिकेशन शुरू होता है। ठीक है, तो ये बाई डायरेक्शनल नेचर भी ध्यान रखना, यहां से तो स्टार्ट होगा। अच्छा, ओआरआई जो है हमने देखा कि अलग अलग जीवों में, बैक्टीरिया में, इकोलाई में, मानव में और जीवों में ओआरआई की प्रकृति में भी अंतर है। ये ओआरआई जो होती है, यहाँ पर छोटा सा डीएनए का एक खंड है, ज्यादातर यहाँ पर एडेनिन थायमिन एटी भाग होता है। ए और टी को अलग करना आसान होता है। जी और सी में 3 बॉन्ड होते हैं, ए और टी में 2 ही बॉन्ड होते हैं, बता रखा है। तो जो ओआरआई है वो एटी प्रचुर होता है और यहीं से हम डीएनए को खोलते हैं। ठीक है, यहां से खुलना आसान है, इसीलिए वो जगह ओआरआई है। अच्छा, ये ओआरआई भी 2 तरह की देखी गई। कुछ ओआरआई ऐसी मिली है जहां से बड़ा तीव्र गति से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ओआरआई के नेचर अलग अलग हैं, एंजाइम के भी नेचर अलग अलग, और कुछ ओआरआई ऐसी जहां से धीमी गति से स्टार्ट होता है। ये हमें तब पता चला जब हम बायोटेक्नोलॉजी में अलग अलग जीवों के डीएनए पर काम करते हैं। तो हमने देखा कि कुछ ओआरआई बड़ा धीमी गति से रिप्लिकेशन करती है और कुछ तीव्र गति से। अब जो धीमी गति से रिप्लिकेशन करेंगी वो एक इकाई समय में डीएनए की कॉपीज कम बनाएगी। ये सब बायोटेक में काम आता है, नेचुरल वे में कोई जरूरत नहीं ऐसी। और जहां तीव्र गति से रिप्लिकेशन हो रहा है वहां ज्यादा कॉपीज बनेंगी। अब ये हम बायोटेक में आगे पढ़ेंगे कि ओआरआई का बड़ा उपयोग है कि एक इकाई समय में कितने डीएनए अणु बन रहे हैं ना। आमतौर पर कोशिकाओं में तो क्या होगा, एक है तो 1 से 2 हो जाएंगे, लेकिन आप कृत्रिम रूप से जब बायोटेक में काम करेंगे तो आप ये कार्य बार बार करना चाहेंगे ताकि डीएनए की कई सारी संख्या हो जाए। डीएनए की संख्या बढ़ाने का एक तरीका, एक टेक्निक होती है पीसीआर। ये चीज आप आगे पढ़ोगे, बायोटेक में हम बताएंगे आपको। ठीक है, वहां ये चीज काम आती है कि ओआरआई के भी 2 प्रकार पाए गए हैं, एक हाई कॉपी नंबर ओआरआई और एक लो कॉपी नंबर ओआरआई। ठीक है, हाई कॉपी नंबर का मतलब ये नंबर ऑफ कॉपीज ज्यादा बनाती हैं। यहाँ पर ओआरआई जो है तीव्र गति से रिप्लिकेशन का आरंभ, यहाँ पर तीव्र गति से रिप्लिकेशन का आरंभ होता है, ये हाई कॉपी नंबर। लो कॉपी नंबर जो है ये धीमी गति से शुरुआत होती है, यहाँ पर धीमी गति से रिप्लिकेशन का आरंभ, धीमी गति से आरंभ। और धीमी गति से आरंभ होने की वजह से डीएनए की कॉपी कम बनेगी, कम संख्या में डीएनए बनेगा, और ज्यादा तीव्र गति से शुरू होगा, ज्यादा बनेगी। तो डीएनए को लो कॉपी नंबर, हाई कॉपी नंबर भी कहते हैं। और किसी भी डीएनए में ओआरआई का होना जरूरी है, मस्ट है, तभी उसका रिप्लिकेशन हो पाएगा। यदि कोई डीएनए में ओआरआई नहीं है तो उस डीएनए खंड का कभी रिप्लिकेशन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। और ये हाई कॉपी नंबर, लो कॉपी नंबर तो बायोटेक में काम आएगा, फिलहाल ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में हम जब जीन स्थानांतरण करते हैं वाहक के माध्यम से, तो वहां भी ओआरआई की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ओआरआई होना मस्ट है, तभी डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, शुरू नहीं तो होगा ही नहीं। चलिए, तो हमने 2 भाग बताया आपको अभी, डीएनए रिप्लिकेशन, न्यूक्लियोटाइड का सक्रियकरण और रिप्लिकेशन का आरंभ। ओआरआई की बात बताई, ओआरआई से होगा। अब देखिए यहाँ आगे अगला काम क्या है, तीसरी स्टेप पर आते हैं। तो सबसे पहला काम, अब हमें पता है ओआरआई से रिप्लिकेशन होना है। रिप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल भी है और अर्धसरक्षी सेमी कंजर्वेटिव भी। तो ओआरआई से क्या करेंगे, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को खोलेंगे।
दोनों स्ट्रैंड को खोलेंगे और प्रत्येक पुराने स्ट्रैंड के सामने नया स्ट्रैंड बना देंगे, और ORI के इस तरफ भी बनाएंगे और इस तरफ भी बनाएंगे तो बाई डायरेक्शनल भी हो गया, और पुराने स्ट्रैंड के सामने बनाएंगे तो सेमी कंजर्वेटिव भी होगी। तो डीएनए रिप्लिकेशन के लिए जरूरी होगा कि ORI वाली जगहों से डीएनए के दोनों सूत्रों को खोला जाए। इसको कहते हैं डीएनए का विकुंडलन, और ये काम कुछ एंजाइम की मदद से होगा। तो हमारा रिप्लिकेशन की क्रियाविधि का अगला भाग है ORI पर डीएनए का विकुंडलन, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए एट ORI। ठीक है, अब हम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को खोलेंगे और फिर इन पुराने स्ट्रैंड के सामने नया स्ट्रैंड बनाएंगे, तभी एक डीएनए से 2 डीएनए हो जाएंगे। अब आप देखिए डीएनए को कैसे खोला जाए। डीएनए में कुंडलन बहुत अच्छा होता है, ये आपको बता ही रखा है। अब ORI वाली जगह पर सर्वप्रथम एक एंजाइम आता है हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम डीएनए को विकुंडलित करता है, दोनों स्ट्रैंड अलग करता है। हेलिकेज एंजाइम ORI से प्रवेश करेगा, इधर भी चलेगा इधर भी, बाई डायरेक्शन दोनों तरफ चलेगा, और ये दोनों स्ट्रैंड के मध्य के हाइड्रोजन बंध तोड़ता जाता है, और जब हाइड्रोजन बंध तोड़ेंगे तो दोनों स्ट्रैंड अलग होते जाएंगे। तो विकुंडलन का मुख्य एंजाइम कौन सा? हेलिकेज एंजाइम, जो हाइड्रोजन बंध तोड़ के दोनों स्ट्रैंड को अलग करता है। समझ में आई बात? ठीक है, और ये ORI से दोनों तरफ चलता है। अब देखो यहाँ जब हम विकुंडलन करते हैं तो यहाँ 2 दिक्कतें आती हैं। देखिए मैं अगर स्टेप बाय स्टेप मैंने डायग्राम बना भी रखा है, आप बिल्कुल इसको अपनी कॉपी में आप भी बनाएं। ये मैंने डीएनए बना रखा और ये एक ORI बना रखी, मान लेते हैं ये एक ORI। अब सबसे पहले आया हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम यहाँ आया, बल्कि 2 हेलिकेज आए, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, और हेलिकेज एंजाइम डीएनए सूत्रों के मध्य के हाइड्रोजन बंध को तोड़कर उन्हें अलग करता है। तो ये हाइड्रोजन बंध तोड़ता जा रहा है, देखो ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ये खुलता जा रहा है। ठीक है, इस तरह से विकुंडलन हो रहा है। हेलिकेज का काम समझ में आना चाहिए। अब जैसे आप इसको विकुंडलित करोगे तो समस्या क्या आएगी? यहाँ 2 दिक्कतें आती हैं। पहली दिक्कत क्या? जैसे ये विकुंडलित करता वो आगे जाएगा, है तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पूरक ना, तो जैसे ये एंजाइम आगे खिसकेगा, पीछे के ये जो सूत्र अलग हो चुके हैं, अब एंजाइम तो आगे निकल गया, तो ये फिर से वापस एक दूसरे से कुंडलित कर सकते हैं, तो पूरक होते हैं तो वापस से कोई नहीं हो जाती। एक मतलब डीएनए के इस विकुंडलन में एक समस्या तो ये आती है कि जब एंजाइम हेलिकेज विकुंडलित करता हुआ आगे बढ़ता है तो पीछे से ये मुक्त जो सूत्र हैं ये वापस से कॉइलिंग कर जाते हैं, पुनः कुंडलन हो जाता है। अब ये कुंडलन तो रोकना पड़ेगा, नहीं तो नया कैसे बना पाएंगे। अब पुनः कुंडलन रोकने के लिए क्या करते हैं, डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड अलग किए हेलिकेज ने, इनको अलग होते ही क्या करते हैं, यहाँ पर हम कुछ प्रोटीन लगा देते हैं। इन प्रोटीन की वजह से ये स्ट्रैंड अब वापस में कुंडलित नहीं हो पाएंगे, और पुनः कुंडलन को रोकने वाले ये प्रोटीन कहलाते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, SSBP। ठीक है, तो ये जो होते हैं डीएनए के सूत्रों को पुनः कुंडलित होने से रोकते हैं, इनका काम ये है, और ये भी जरूरी है, नहीं तो क्या कोई फायदा नहीं है। हेलिकेज तो उनको अलग करता जा रहा है, पीछे से वापस कुंडलित होते जा रहे हैं, क्या मतलब। ठीक है, तो एक तो ये SSBP चाहिए। अब आप देखिए डीएनए को विकुंडलित करने का तरीका, ये बिल्कुल काम ऐसा कैसा है जैसे किसी रस्सी के 2 धागों को अलग कर। आपने रस्सी देखी होगी, कई बार 2 रस्सियां एक दूसरे पर लिपटी हुई होती है, एक मोटा रस्सा बन जाता है। कभी आप सोचिए, आप रस्सी का एक टुकड़ा लीजिए जिसमें 2 रस्सियां कुंडलित हो रही है। अब आप उसको बीच में से कहीं से खोलिए, पहली बात तो खोलना ही मुश्किल होता है, बहुत जोर लगता है, और जब आप उसको खोलते हैं और अगर वो छूट जाए तो पुनः कुंडलित हो जाता है। रस्सी के साथ ही एक्सपेरिमेंट करके देखो, बिल्कुल समझ में आए। तो यहाँ भी वही है, आप खोलते रहो लेकिन पुनर्कुंडलन की तो संभावना है। पुनर्कुंडलन को रोकने के लिए तो क्या करा गया, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन ले आए अपन, वो लगा दिए ताकि ये वापस कुंडलित नहीं हो। लेकिन आप देखिए, जब आप रस्सी को बीच में से इनके दोनों धागे पकड़ के खोल रहे हो, आप जरा दोनों किनारे देखना रस्सी के, वो जो टुकड़ा है रस्सी का आपके पास, आप देखो जैसे इसको बीच में से खोलोगे तो जहां खोल रहे हो उनके दोनों दिशाओं में आप देखो जो अंतिम सिरे होते हैं वो उल्टे घूमते हैं। जब हम इसको विकुंडलित करते हैं तो एक प्रकार का तनाव बनता है। ठीक है, और ये तनाव मुक्त होता है अंतिम सिरों पर, इसलिए वो सिरे भी घूमते हैं। सिरे घूम क्यों रहे हैं, क्योंकि वो जो विकुंडलन का तनाव है वो खुल रहा है, और जब ये तनाव निकलेगा तभी दोनों स्ट्रैंड खुलेंगे भी। आप एक काम करिए, रस्सी के दोनों टुकड़ों को पकड़ लीजिए या कहीं बांध दीजिए। अब आप बीच में से खोलिए इसको, थोड़ा सा खोलने के बाद नहीं खोल पाएंगे क्यों, क्योंकि विकुंडलन का जो स्ट्रेस है वो इधर भी इकट्ठा हो गया, इधर भी इकट्ठा हो गया। अंतिम सिरे बांध रखें तो वो निकल नहीं पा रहा। तो ये ध्यान रखना कि जब भी डीएनए का विकुंडलित करेंगे तो यहाँ पर दोनों तरफ सुपर कोइलिंग कहते हैं, सुपर कोइलिंग का तनाव इकट्ठा होता है। अगर ये तनाव अंतिम सिरों पर खुल जाए, निकल जाए,
तो खुलना आराम से चलता रहता है। और अगर ये तनाव न निकल पाए तो फिर हम बहुत ज़्यादा देर तक इसको खोल नहीं पाएंगे। ये रस्सी के साथ भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब रस्सी का टुकड़ा अगर छोटा है तो अंतिम सिरे पास में ही है तो वहीं ये तनाव मुक्त हो जाता है। लेकिन अगर बहुत लंबी रस्सी है और उस बहुत लंबी रस्सी के बीच में से अपन खोल रहे हैं कहीं, तो वो तनाव जो है वो अंतिम सिरे तक पहुंच करके निकल भी नहीं पाता है। और आप देखिए, जब बहुत ज़्यादा लंबी रस्सी के दो हिस्से, दोनों धागे अपन खोल रहे होते हैं, तो जहाँ से खोल रहे हैं उसके दोनों तरफ रस्सी खुद ही पर ही वापस कुंडलित हो जाती है। वो तनाव इकट्ठा होता है और हमसे ज़्यादा खुलती नहीं है। डीएनए तो बहुत लंबा है, तो डीएनए में एक दिक्कत आएगी कि जब डीएनए की विकुंडलन किया जाएगा तो विकुंडलन जहाँ आ रहा उसके दोनों तरफ सुपर कोइलिंग का तनाव आएगा। और ये तनाव अंतिम सिरों पर वैसे तो निकलता है, मुक्त होता है, लेकिन ये अंतिम सिरे बहुत दूर होने की वजह से ये वहां तक पहुंच नहीं पाता और इसीलिए आप विकुंडलन ज्यादा नहीं कर पाएंगे और रुकना पड़ेगा। अब ऐसे में क्या करें? अंतिम सिरों पे वो तनाव निकलता है। अब जैसे रस्सी लंबी है तो या तो क्या करो, उसको बीच में से काट दो, तो वो तनाव अंतिम सिरे की बजाय इसी सिरे पे निकल जाएगा और खुलने लग जाएगा। यही डीएनए में भी किया जाता है। डीएनए में जैसे ये खुलता तो जा रहा है, अब ये पुनर्कुंडलित नहीं होगा, ये प्रोटीन लग गए, लेकिन जैसे आप इसको खोलोगे तो दोनों तरफ स्ट्रेस डेवलप होता है, तनाव। अब इस तनाव को मुक्त करने के लिए एक एंजाइम है टोपोआइसोमरेज। ये एंजाइम कौन सा है? टोपोआइसोमरेज। ये टोपोआइसोमरेज क्या करता है कि थोड़ा आगे जाकर के डीएनए को एक बार को काट देता है, इधर भी और इधर दोनों तरफ काट देता है। तो वो जो तनाव उत्पन्न हुआ वो यही काट दिया, तो अब यही अंतिम सिरा बन गया, तो यही निकल जाता है। वो तनाव निकला और वापस जोड़ दिया जाता है। तो टोपोआइसोमरेज को रख रखा है कि उसको कह रखा है कि भैया जब ये विकुंडलित हो रहा है और जब देख लो कि ज्यादा ही स्ट्रेस दोनों तरफ आ गया है तो थोड़ा आगे जाकर के डीएनए को अस्थायी रूप से काटो, तनाव निकालो और वापस जोड़ दो। जोड़ने का काम तो हालांकि लाइगेज करता है, तो काटने का काम करता है। तो हमें ये डीएनए के विकुंडलन के दौरान उत्पन्न तनाव को समय समय पर निकालना पड़ेगा, मुक्त करना पड़ेगा, तभी हम डीएनए को, दोनों स्ट्रैंड को खोल पाएंगे। ठीक है। टोपोआइसोमरेज विकुंडलन से उत्पन्न तनाव को मुक्त करता है। यह डीएनए में आगे जाकर एक कट लगाता है और सारा तनाव मुक्त कर देता है। ये टोपोआइसोमरेज यहाँ बना रखा है मैंने, हालांकि ऐसा लग रहा है जैसे ये हेलिकेज के पीछे हो। ये तो हेलिकेज एंजाइम है, ये इसके पीछे नहीं है, ये साइड में है। जैसे ये डीएनए है तो यहाँ है एंजाइम टोपोआइसोमरेज। तनाव हुआ, ये आगे गया, कट लगा दिया, तनाव निकला, वापस जोड़ दिया जाता, फिर आगे बढ़ा। ये काम लगातार चलेगा। ठीक है। तो यहाँ बेसिकली तीन चीजें रहेगी और ये समानांतर चलेंगी। मुख्य एंजाइम, विकुंडलन का मुख्य एंजाइम है हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम विकुंडलित कर रहा है। अब विकुंडलन के दौरान जो पृथक किए हुए सूत्र पुनः कुंडलित ना हो जाए, इसके लिए हम सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन लगा देते हैं। और विकुंडलन की वजह से दोनों तरफ जो तनाव उत्पन्न होता है, उस तनाव को डीएनए को काट करके मुक्त करने का काम टोपोआइसोमरेज करता है। इन तीनों को मिलाकर हेलिकेज, एसएसबीपी और टोपोआइसोमरेज ये विकुंडलन एपरेटस है जो साथ साथ काम करते हैं और तब जाके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग होते हैं। ठीक है। जो काम ये टोपोआइसोमरेज कर रहा है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि यही काम प्रोकैरियोट्स में डीएनए गायरेज नाम का एक एंजाइम करता है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए गायरेज। ठीक है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए गायरेज और बाकी टोपोआइसोमरेज तो ही। हम जो मैकेनिज्म ले रहे हैं ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट का कॉमन ही ले रहे हैं। जहाँ थोड़ा अंतर है तो वहां मैं साथ साथ बता दूंगा। जैसे अभी तक जो चीजें थी वो प्रोकैरियोट यूकैरियोट में कॉमन ही थी। यहाँ थोड़ा सा अंतर आया है कि जो काम टोपोआइसोमरेज कर रहा है वो डीएनए गायरेज भी कर सकता है। ये एक ही चीज है, लगभग नाम अलग अलग है, और प्रोकैरियोट में उसको गायरेज कहते हैं। तो इन तीन स्टेप में इन तीन चीजों का ये सम्मिलित प्रयास रहेगा डीएनए का विकुंडलन। और इससे ओआरआई पर जब ये विकुंडलन आगे बढ़ेगा, देखिए ये सारे क्या लगा दिए, पहले सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन और ये टोपोआइसोमरेज। अब ये लगातार आगे बढ़ता जाएगा, ये इस दिशा में चलेगा, ये इस दिशा में, ओआरआई के दोनों तरफ। और ओआरआई पर एक वाई आकार का रेप्लिकेशन फोर्क बन जाता है। आपको नॉर्मली किताबों में ये वाले डायग्राम नहीं मिलेंगे। ओआरआई यहाँ है, ये जो मैंने तीर के निशान बनाए ये ओआरआई है। अब यहाँ से एक तरफ देखो तो ये आप देखो ये एक वाई दिख रहा है, उल्टा वाई, और इधर देखोगे तो ये एक सीधा वाई दिख रहा है। ओआरआई के एक तरफ जब देखोगे तो आपको वाई आकार का रेप्लिकेशन फोर्क मतलब इस तरह का तिरछी संरचना, फनल जैसी, तो फोर्क बनेगा। ठीक है। इस चीज को किताब में आपको बुक्स में ऐसा दिखाया जाएगा। अब ये ओआरआई यहाँ है, इसके नीचे वाला हिस्सा अपन ने बनाया नहीं, डीएनए कटा हुआ नहीं है, ये आपको एक तरफ ही बता रहा हूं मैं कि इधर ये देखो ये खुलता जा रहा है, ये खुलने की दिशा ये रहेगी, इधर चलेगा। हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, एसएसबीपी
और ये ORI यहाँ है, और जैसे ये इधर है ये इस तरफ भी है एक। ये मैंने एक आधा हिस्सा बनाया रेप्लिकेशन फॉर्क का, ठीक है। मतलब ये जो है हम यहाँ देख रहे थे, इसका केवल ऊपर ऊपर वाला हिस्सा बनाया है, ठीक वैसा ही नीचे होगा। हम इसको आपको रिप्लिकेशन को एक तरफ ही समझा रहे हैं, जो इधर होगा वैसे ही ये नीचे की तरफ भी होगा, कोई कटता नहीं है। ये ORI है, इधर भी वही चीज है, इधर भी वही चीज है, दोनों दिशाओं में चलता है, ठीक है। तो DNA का विकुंडलन हुआ और ये विकुंडलन भी लगातार चलता रहेगा। देखिए अभी जो भी काम है खत्म कुछ नहीं हो रहा, सब शुरू हो रहे हैं। DNA न्यूक्लियोटाइड का सक्रियकरण चल रहा है, अभी वो चलता ही रहेगा अंत तक। अब DNA का विकुंडलन किया, ये भी लगातार चलेगा। ऐसा नहीं होता कि पूरा विकुंडलन करके दोनों स्ट्रैंड अलग करके उसके बाद निर्माण आरंभ करें, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि DNA बहुत लंबा है, उसमें तो बहुत एनर्जी भी लगेगी। इसलिए क्या करते हैं, जैसे ORI से थोड़ा विकुंडलन हुआ और ये सब आगे निकल गए विकुंडलन करने वाले, तो पीछे से ये ORI वाली जगह भी अलग हो गए, तो यहाँ अब नए DNA का निर्माण आरंभ कर देते हैं। तो आगे आगे विकुंडलन चल रहा है और पीछे से ORI से अब नया DNA भी बनना शुरू हो जाता है, सब काम साथ साथ ही चलता है। तो यहाँ तक तो क्या हो गया, विकुंडलन। तीन चीजें ध्यान रखना, हेलिकेज का क्या काम है, SSBP का क्या काम है और टोपोआइसोमेरेज का क्या काम है, ठीक है। अब ये इस तरह से रिप्लिकेशन फॉर्क बन गया, और जैसे ही थोड़ा ये फॉर्क बन जाता है, अब उसके बाद नए DNA का निर्माण शुरू कर दिया जाता है ORI वाली जगह से ही। दोनों सूत्रों पर, दोनों सूत्र यहाँ टेम्पलेट की तरह काम आएंगे, इसके सामने भी बनाएंगे, इसके सामने भी बनाएंगे, और ORI के इधर भी बनाएंगे, इधर भी बनाएंगे, ठीक है। नए DNA का निर्माण कौन करेगा, तो मैंने आपको बताया भी था, नए सूत्र का निर्माण, इसके लिए एक एंजाइम है DNA पॉलीमरेज थर्ड। मैंने DNA पॉलीमरेज बताया था, बट DNA पॉलीमरेज भी 1, 2, 3 3 है, और उसमें भी मुख्य रिप्लिकेशन एंजाइम कौन सा है, DNA पॉलीमरेज थर्ड। तो नए सूत्र का निर्माण DNA पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम द्वारा किया जाएगा। अब आपको यहाँ इस एंजाइम की कार्यप्रणाली के बारे में पीछे की चीजें याद रखनी पड़ेंगी। DNA पॉलीमरेज थर्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई भी पॉलीमरेज एंजाइम, बात सिर्फ DNA पॉलीमरेज की नहीं, सारे पॉलीमरेज एंजाइम का एक कॉमन बात बताई थी कि ये सभी किसी न किसी टेम्पलेट के सामने काम करेंगे। तो ये टेम्पलेट निर्भर होते हैं, ठीक है, और हमेशा नए सूत्र का निर्माण 5 से 3 दिशा में करते हैं। ये सब मैं पहले बता चुका हूं, और क्यों 5 से 3 होता है ये भी बताया है। तो यहां भी वही बात है, DNA पॉलीमरेज यह एंजाइम नए सूत्र का निर्माण हमेशा 5 से 3 दिशा में ही करता है। और अगर इसको 5 से 3 दिशा में करना है, पुराने स्ट्रैंड के सामने करना है, तो दो स्ट्रैंड आमने सामने कब आते हैं, जब वो एंटी पैरेलल होते, प्रति समानांतर। तो अगर 5 से 3 दिशा में नया बनेगा, पुराना वाला जो इसके सामने रहेगा वो उल्टा रहेगा, फिर 3 से 5। अतः टेम्पलेट सूत्र हमेशा 3 से 5 दिशा में ही चाहिए। DNA पॉलीमरेज ने अपने काम की 2 शर्त बता दी। उसने साफ कहा है कि भाई देखो, हम हमेशा नया सूत्र 5 से 3 ही बनाएंगे, इसलिए हमें जिस टेम्पलेट के सामने लगाया जाए वो उसकी दिशा 3 से 5 होनी चाहिए। 3 से 5 टेम्पलेट होना चाहिए, उसके सामने नया सूत्र 5 से 3 बनेगा, तभी ये दोनों एक दूसरे के सामने भी बनेंगे, उल्टे होंगे, एंटी पैरेलल होंगे तभी। और साथ में टेम्पलेट तो चाहिए, और यहाँ टेम्पलेट जो है पुराने DNA के सूत्र टेम्पलेट की तरह काम आएंगे, लेकिन डायरेक्शन अपने को 3 से 5 रखना, ये ध्यान रखना। DNA पॉलीमरेज का एक और काम करने की शर्त है कि ठीक है, हम 5 से 3 तो बनाएंगे, लेकिन एक और चीज मैंने आपको बताई थी जो RNA पॉलीमरेज में नहीं है, DNA पॉलीमरेज में है, कि DNA पॉलीमरेज कभी भी सूत्र निर्माण का आरंभ नहीं कर पाता। वो पहले से थोड़ा सा सूत्र बना हुआ है तो उसके आगे वो न्यूक्लियोटाइड जोड़ सकता है, लेकिन शुरुआत नहीं करता। जबकि RNA पॉलीमरेज के बारे में बताया था कि RNA पॉलीमरेज पहले न्यूक्लियोटाइड से शुरुआत करता है, DNA पॉलीमरेज काम की शुरुआत नहीं कर पाता। अब जब ये स्टार्ट ही नहीं करेगा तो फिर काम कराएं किससे? DNA पॉलीमरेज तो कह देता है कि आप तो शुरू कराओ, बस हम आके आगे काम संभाल लेंगे, लेकिन शुरू किससे कराएं? DNA पॉलीमरेज को शुरू करना नहीं आता। अब ORI से स्टार्ट तो होना है, लेकिन DNA पॉलीमरेज तो स्टार्ट करेगा ही नहीं, ये बताया था कि स्टार्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि RNA पॉलीमरेज तो स्टार्ट कर लेता है। तो अब यहाँ हम RNA पॉलीमरेज की मदद लेते हैं, RNA पॉलीमरेज से हम काम की शुरुआत कराते हैं। लेकिन अगर आप RNA पॉलीमरेज को लाओगे तो क्या बनाएगा वो? RNA पॉलीमरेज तो RNA बनाता है। RNA पॉलीमरेज क्या करता है, वो हम कहते हैं भैया आप शुरू कर दो, बाद में हम DNA पॉलीमरेज से काम करवा लेंगे, शुरू कर दो बस आप। लेकिन शुरू करेंगे तो RNA पॉलीमरेज ने साहब का हम तो RNA बनाएंगे। अब हमने कहा ठीक है RNA बनाओ, शुरू तो करो, ठीक है। तो हम अब ORI पर काम की शुरुआत RNA पॉलीमरेज से कराएंगे, और थोड़ा सा RNA बनता है, उसके बाद RNA पॉलीमरेज को रोक देते हैं और DNA पॉलीमरेज को ले आते हैं कि देखो निर्माण शुरू हो गया, अब आप काम करो।
इसीलिए प्रत्येक डीएनए रिप्लिकेशन में स्टार्टिंग हमेशा आरएनए पॉलीमरेज से होगी और शुरू में छोटा सा आरएनए का खंड बनेगा। आरएनए का ये खंड आरएनए प्राइमर कहलाता है। ठीक है, और आप देखिए कहा जाता है ना कि जीव के निर्माण जब होता है तो वो अपने पूर्वजता दर्शाता है। आज भी डीएनए के निर्माण में शुरुआत तो आरएनए से होती है और यही अपने आप में एक पर्याप्त एविडेंस है कि डीएनए की उत्पत्ति आरएनए से हुई है। मानव का भी आज एक जब नवजात शिशु बनता है तो वो लगभग सारी अवस्थाओं से गुजरता हुआ नजर आता है। वो मछली जैसा भी दिखता है और वो रेप्टाइल जैसा भी दिखता है, पूरी अवस्था है। ये दिखता है कि हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो यहाँ भी ऐसा ही है, शुरुआत तो आज भी आरएनए से ही होती है। थोड़ा सा आरएनए बनेगा, उसके बाद डीएनए बनना शुरू होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज शुरू नहीं करता, तो ये ध्यान रखना, नए सूत्र का निर्माण का आरंभ नहीं कर पाता है। अतः निर्माण का आरंभ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा कराया जाता है। यह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम टेम्पलेट सूत्र के तीसरे सिरे के सामने एक छोटा सा आरएनए का खंड बना देता है। इस आरएनए के खंड को आरएनए प्राइमर कहते हैं और ये करीब 8 से 10 बेस पेयर का होता है। ठीक है, तीसरे सूत्र के तीसरे क्यों बनाएंगे? क्योंकि टेम्पलेट की दिशा क्या रखनी, 3 से 5, तो तीसरे से शुरू करेंगे और उसके सामने फिर जो बनेगा वो 5 से 3 बनेगा नया। बार बार यहाँ बहुत गलती होती है स्टूडेंट से। टेम्पलेट का डायरेक्शन 3 से 5, नया बन रहा है उसका डायरेक्शन 5 से 3, और नया तो 5 से 3 ही बनेगा, इसलिए टेम्पलेट भी 3 से 5 ही रहेगा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, क्योंकि ये आरएनए प्राइमर बनाता है इसलिए इसको प्राइमेज एंजाइम भी कहते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, अब देखिए इस चीज की शुरुआत अगर मैं बताऊं कैसे होती है, तो ये जैसे देखो इसके अंदर, इसके आगे का डायग्राम में ये रिप्लिकेशन फोर्क वी कुंडलन से बन रहा है। अब आप देखो इसके अंदर निर्माण कैसे होगा। ये मान लीजिए ORI वाली जगहों पर ऐसे ये खुला, ये तीसरा सिरा और ये 5वां सिरा। ठीक है, अब बाकी एंजाइम्स तो वही हैं जो अपना कार्य कर रहे हैं, उनमें तो खैर ऐसा कुछ नहीं। ये हेलिकेज एंजाइम है, ठीक है, उसके बाद में ये टोपोआइसोमरेज एंजाइम है और साथ में SSB, ये जो प्रोटीन है जो विकुंडलन रोकते हैं ये भी हैं। तो ये सारी चीजें अपनी जगह चल रही है ना। तो ये तो चल ही रहा है और ये विकुंडलन की दिशा इस तरह से बढ़ती जा रही है। इधर ये ORI है, ठीक है। जैसे थोड़ा विकुंडलन आगे बढ़ा, ORI के दोनों सिरे, दोनों स्टैंड अलग हुए ORI पर, तो हमने अब आरएनए पॉलीमरेज को सबसे पहले भेजा कि भैया जाके शुरुआत करो। डीएनए पॉलीमरेज तो शुरू करेगा ही नहीं, आरएनए पॉलीमरेज आता है और आरएनए पॉलीमरेज को हमने कह दिया आपको करना कुछ भी नहीं है, आप तो जाना ORI वाली जगह पर और जहां तीसरा सिरा दिखे टेम्पलेट का उसके सामने एक छोटा सा आरएनए बना देना है, क्योंकि आरएनए भी 5 से 3 ही बनेगा। कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो 5 से 3 ही बनता है, तो आरएनए भी, जो आरएनए पॉलीमरेज भी आरएनए बनाएगा तो 5 से 3 ही बनाएगा। तो उसको कहा है कि तीसरे सिरे के सामने आरएनए का टुकड़ा बना देना, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज से काम करा लेंगे। तो अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर ये आरएनए पॉलीमरेज आया और उसने एक छोटा सा आरएनए का खंड यहाँ बना दिया, इसको हम कहते हैं आरएनए प्राइमर। ये आरएनए प्राइमर। अब जैसे इधर बना दिया, अब ये इधर आया तो इधर कौन सा सिरा मिल रहा है इसको, 5वां। लेकिन इसको हमने क्या कहा है कि तीसरे पर ही बनाना है, तो इधर तो 5वां है, तो फिर क्या करें, अगर इसका तीसरा इधर है तो इसका तो 5वां ही होगा, तो एंटी पैरेलल जमे हुए हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज ने देखा कि इधर तो 5वां है, तो तीसरा सिरा कहाँ हुआ, तीसरा सिरा इसके विपरीत एंड पर हुआ, तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ प्राइमर नहीं बनाएगा। अब वो तीसरे एंड की तरफ चलेगा, तो कैसे जाएगा, वो यहाँ से इधर चला इसके दूसरे सिरे पर, ताकि वहां जाकर के प्राइमर बनाए। अब हुआ क्या कि जब ये चला, थोड़ा ही चला, और अभी तो विकुंडलन चल ही रहा है ना, खत्म थोड़ी हो गया, इतना बड़ा डीएनए है तो कोई एक साथ पूरा विकुंडलित थोड़ी होता है। तो ये जैसे एंजाइम चला तो ये तो यहाँ जाके रुक गया, उसको वो दूसरा सिरा तो मिला ही नहीं, ठीक है। तो अब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर क्या करता है, क्योंकि वो जितना खुला था, अगर वो पूरा खुल जाता, अगर ये पूरा खुल जाता तो इसका दूसरा सिरा मिल जाता, वहां जाकर के प्राइमर बना देता। लेकिन क्योंकि पूरा नहीं खुला, तो हमने आरएनए पॉलीमरेज को कहा एक काम करो, क्योंकि अभी विकुंडलन तो चलेगा, लंबा डीएनए है, तो जितना खुल चुका है आप तो वही एक प्राइमर बनाओ, क्योंकि जो सिरा आप छोड़ के आए हो वो कौन सा है, 5वां, तो जिधर भी रुकोगे वो तीसरा सिरा ही माना जाएगा, ठीक है। तो वो जितना खुलता है उतना ये अंदर गया और अंदर जाकर के एक आरएनए प्राइमर इधर बना दिया। तो रिप्लिकेशन फोर्क में ये चीज ध्यान रखना, आरएनए प्राइमर की भी दिशा क्या रहेगी, 5 से 3, ये भी 5 से 3 ही रहेगी।
तो ये भी जो बना, ये भी क्या बना, ये भी आरएनए प्राइमर बना। इस तरह से बनेगा। समझ में आ गई बात इतनी। अब ये तो देखिए शुरुआत ऐसे होती है, दोनों प्राइमर ऐसे बनेंगे। दोनों इधर किनारों पे क्यों नहीं बने, क्योंकि तीसरे सिरे के सामने बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ बनेंगे प्राइमर। तो प्राइमर का निर्माण, अब इसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज को कहा जाता है कि भैया आओ और काम की शुरुआत करो, क्योंकि जो है अब काम की शुरुआत तो हो चुकी है, अब डीएनए निर्माण करना शुरू करो। अब डीएनए पॉलीमरेज आता है और उसको बता देता है कि देखो इधर भी शुरू हो चुका है, इधर भी शुरू हो चुका है। और यह विपरीत इसलिए क्योंकि ये अपोजिट एंड पे रहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज को कहा जाता है, डीएनए पॉलीमरेज आता है और अपना काम करना शुरू करता है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज इसके आगे अब जोड़ना शुरू करता है। डीएनए पॉलीमरेज पहले से उपलब्ध खंड के तीसरे सिरे पर न्यूक्लियोटाइड जोड़ के उसको बढ़ा देता है। तो ये तीसरा सिरा है, यहाँ न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, इधर तीसरा है तो ये यहाँ जुड़ेगा। और डीएनए पॉलीमरेज 3 स्टेप में काम करता है। कोई भी पॉलीमरेज एंजाइम हो 3 स्टेप में काम करता है, वो अच्छे से सुन ले। डीएनए पॉलीमरेज आता है और सबसे पहले वो क्या करता है कि ये जो टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट के जो ये न्यूक्लियोटाइड क्रम है, ये यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं, ये इधर भी लगे होंगे। तो टेम्पलेट सूत्र के जो न्यूक्लियोटाइड है उनकी पहचान करता है। ठीक है, टेम्पलेट के न्यूक्लियोटाइड की पहचान करता है सबसे पहला काम, और उनके सामने पूरक न्यूक्लियोटाइड लगा देता है। कैसे, देखिए अपन इसको यूं देखें। अब ये जैसे टेम्पलेट के न्यूक्लियोटाइड है, मान लो इधर ए है तो यहाँ सामने टी लगा दिया, टी है तो ए लगा दिया, जी के सामने सी लगा दिया, सी के सामने जी, इस तरह से ऐसे। इधर ये का ये चीज इधर भी होगी। ये देखो ऐसे। सबसे पहला काम क्या किया, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने टेम्पलेट के न्यूक्लियोटाइड क्रम की पहचान की और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के सामने पूरक न्यूक्लियोटाइड लगा दिया। ये पहला काम हुआ। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड लगाए गए, ये कैसे थे, सक्रिय न्यूक्लियोटाइड। सक्रिय न्यूक्लियोटाइड में 2 अतिरिक्त फास्फेट होते हैं, तो वो उनको यहाँ खड़े कर दिए गए, ए के सामने टी, टी के सामने ए, ऐसे। अब ये तो 3 फास्फेट वाले हैं, 2 अतिरिक्त फास्फेट हैं। खड़े होने के बाद दूसरा काम क्या होगा, ये सारे न्यूक्लियोटाइड अपने 2 अतिरिक्त फास्फेट को हटा देते हैं, दोनों को हटा दिया। तो इससे क्या हुआ, वो तो हो गया मोनोफास्फेट, जो रियल न्यूक्लियोटाइड है अब बना गया मोनोफास्फेट। और वो जो 2 फास्फेट हटाए उससे ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा का उपयोग यहाँ पर पेयरिंग में होता है, बॉन्डिंग में होता है। तो दूसरे स्टेप में सारे न्यूक्लियोटाइड अपने 2 अतिरिक्त फास्फेट हटाते हैं और मुक्त ऊर्जा से पेयरिंग करते हैं। और ये जो हैं ये इस तरह से सामने वाले न्यूक्लियोटाइड से जुड़ जाते हैं। अभी देखिए ये अपने आपस में नहीं जुड़े हैं, लेकिन ये सामने वाले से पेयरिंग कर जाते हैं, इस तरह से इनकी पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं बेस पेयरिंग। मुक्त ऊर्जा से बेस पेयरिंग होती है। और ठीक उसी समय डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इन सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर एक स्ट्रैंड बना देता है, इस तरह से। ये देखिए ऐसे, इधर ये भी जुड़ जाएगा इसके इस तरफ से। तो जो आरएनए का खंड था उसी से जुड़ता हुआ ये नया खंड बनेगा। तो ये तो 5वां सिरा था, ये जहां तक बना ये हमेशा तीसरा सिरा रहेगा, इधर भी ये तीसरा सिरा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 3 स्टेप में काम हुआ। सबसे पहला क्या हुआ, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने टेम्पलेट के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम की पहचान करी और उनके सामने पूरक न्यूक्लियोटाइड खड़े कर दिए, लगा दिए। ये पूरक न्यूक्लियोटाइड चूंकि 2 अतिरिक्त फास्फेट वाले उच्च न्यूक्लियोटाइड थे, तो इन्होंने अपने 2 फास्फेट हटाए, उनकी ये ऊर्जा यहाँ बॉन्डिंग में, बेस पेयरिंग में काम आती है। और ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड अपने 2 फास्फेट हटा करके टेम्पलेट के न्यूक्लियोटाइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पेयरिंग कर लेते हैं। और ठीक उसी समय डीएनए पॉलीमरेज इन सारे न्यूक्लियोटाइड को फास्फोएस्टर बॉन्ड से जोड़ देता है। न्यूक्लियोटाइड किससे जुड़े हुए हैं, फास्फोएस्टर बॉन्ड, और ये काम डीएनए पॉलीमरेज करेगा। और इस तरह से पूरा डीएनए का एक सूत्र बन गया। अब आप देखिए इस वाले स्टैंड पर तो ये यूं बन रहा है और इस पर यूं बन रहा है। आगे बात समझ में। तो निर्माण का कार्य शुरू कैसे हुआ ये मैंने आपको बताया। ये ओआरआई वाली जगह पर है, वी कुंडलन आगे चल दी जा रहा है, पीछे से हमने डीएनए बनाना शुरू किया है, लेकिन दोनों स्टैंड पर विपरीत दिशा में, इधर बाहर से अंदर तो इधर अंदर से बाहर जा रहा है। और ये मजबूरी इसलिए कि हमें नया स्टैंड 5 से 3 दिशा में बनाना है और टेम्पलेट 3 से 5 चाहिए, तो वो इसीलिए हमें इसी तरह से मिल पाएगा। तो नए स्टैंड का निर्माण कैसे हुआ, ये तो 2 मैंने कंडीशन बता दी। अब जो वो काम किया वो हम चीज को नोट कर सकते हैं कि किस तरह से डीएनए बना। तो आरएनए प्राइमर बनने के बाद अगला जो काम है
आरएनए प्राइमर बनने के बाद डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम इसके आगे नए डीएनए का सूत्र बनाता है। ठीक है, और वो 3 स्टेप में काम किया जाता है। सबसे पहले क्या करता है, सर्वप्रथम ये एंजाइम टेम्पलेट सूत्र के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम की पहचान करता है, जो मैंने आपको बताया था, और इसके सामने पूरक न्यूक्लियोटाइड लगा देता है। एटीजीसी की जो पेयरिंग है उसी अनुसार पूरक न्यूक्लियोटाइड लगा देते हैं। ये पूरक न्यूक्लियोटाइड सक्रिय डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है जो ट्राइफॉस्फेट स्वरूप में होते हैं। अब क्या होगा, ये लगा दिए, इसके बाद ये न्यूक्लियोटाइड अपने 2 अतिरिक्त फॉस्फेट समूह हटा देते हैं। ठीक है, और इससे अच्छी खासी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है जो यहाँ बॉन्डिंग बेस पेयरिंग में काम आती है। अब ये ऊर्जा जो है ये इनकी पेयरिंग में काम आएगी। और ठीक इसी समय अंत में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम सभी न्यूक्लियोटाइड्स को फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से जोड़ देता है और डीएनए का एक नया सूत्र बना देता है। ठीक है, तो डीएनए का नया स्ट्रैंड कैसे बना वो मैंने आपको इसके 3 स्टेप बताई, और ये चीज हमने आपको डायग्राम में भी इस जगह दिखाई कि किस तरह से पहले दोनों तरफ प्राइमर बने और फिर ये निर्माण का काम शुरू हुआ। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा जो काम था, चौथा काम हमने किया नए सूत्र का निर्माण। नए सूत्र के निर्माण की स्टेप के अंदर कैसे नया सूत्र बना, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कैसे काम करता है, ये अच्छे से ध्यान रखना है। अब उसके बाद जब ये निर्माण का कार्य आरंभ हो गया, आरंभ होने के बाद अगला हमारा काम किया है नए डीएनए सूत्र का दीर्घीकरण, मतलब इलोंगेशन। अब आप देखिए वी कुंडलन का काम चल रहा है। ठीक है, अब पीछे से हमने ओआरआई से नया सूत्र बनाना शुरू भी कर दिया। अब नया सूत्र स्टार्ट कैसे हुआ ये बता दिया कि पहले प्राइमर लगाया उसके बाद बना। प्राइमर की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सूत्र निर्माण का आरंभ नहीं करता, इसलिए प्राइमर चाहिए होता है। अब स्टार्ट कर दिया, अब ये डीएनए पूरा कैसे आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे ये नया डीएनए लगातार बनता जाएगा, दीर्घीकरण। अगला काम यही है, नए डीएनए सूत्र का दीर्घीकरण। इसमें देखो क्या होता है, इस चीज को आप समझिए। तो उस डायग्राम पे अपन वापस चलते हैं। ये देखिए, अब देखो जितना एक बार में खुला था ये, उस पे अपन ने निर्माण आरंभ कर दिया। अब क्या हुआ, विकुंडलन तो लगातार चल रहा है ना, तो जैसे थोड़ा और समय निकला, ये विकुंडलन और चला तो इसने थोड़ा और डीएनए खोल दिया, थोड़ा और डीएनए खोल दिया, तो फोर्क जो इतना था वो और बड़ा हो गया। फोर्क का आकार बढ़ गया। फोर्क का आकार बढ़ते ही अब जो डीएनए निर्माण शुरू हुआ वो भी तो आगे चलता जाएगा। तो जरा आप खुद ही सोचिए कॉमन सेंस से कि जैसे ये फोर्क बड़ा हो गया तो क्या होगा। इस वाले सूत्र पर अपन कहाँ चल रहे हैं, बाहर से अंदर फोर्क की तरफ चल रहे हैं। तो फोर्क की तरफ चल रहे हैं और मान लो ये और खुल भी गया तो कोई दिक्कत नहीं। विकुंडलन की दिशा और निर्माण की दिशा इस वाले स्टैंड पर तो एक तरफ है, ये भी इधर चल रहा है, ये भी यूं चल रहा है और ये भी इधर ही जा रहा है, तो ये तो चलता जाएगा निर्माण, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे जैसे खुलता जाएगा निर्माण होता जाएगा। लेकिन इधर क्या हुआ, ये अपन उल्टा चले थे, अंदर से बाहर आए, तो ये तो यहां से आता है तो यहां आ गया। कुल मिलाकर के ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ये यहां आ गया। ठीक है, यहां आकर के खत्म। तो अब ये जो स्ट्रैंड है ये अंदर से बाहर चला, इधर विकुंडलन और हो गया तो थोड़ा पीछे और खुल गया, तो अब ये तो टुकड़ा ये कहीं रह गया। अब यहाँ क्या होगा, वो आरएनए पॉलीमरेज यहीं बैठा रहेगा और जैसे ही थोड़ा और खुल जाएगा आरएनए पॉलीमरेज फिर अंदर जाकर के एक प्राइमर बनाएगा और बाहर बार यहाँ अंदर से बाहर बनेगा तो टुकड़ों में बनेगा और इन्हीं टुकड़ों को ओकाज़ाकी खंड कहते हैं। ठीक है, आप इसको लगातार खोलते जाइए, इधर वाला तो लगातार अंदर बनता जाएगा, लेकिन इधर वाला तो यहाँ आके खत्म हो गया, फिर अंदर नया खुल गया, फिर अंदर से बाहर एक और बनाया, फिर अंदर से बाहर, ये अंदर से बाहर बनता है इसलिए टुकड़ों में बनेगा और इन टुकड़ों को ओकाज़ाकी खंड कहते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पूछा जाता है कि ओकाज़ाकी खंड क्यों बने, क्या ये नहीं बने, क्या ऐसा कुछ किया जा सकता था कि ये न बने, क्योंकि ये तो खंड जोड़ने पड़ेंगे बाद में। और देखो ओकाज़ाकी खंड क्यों बने, उसका कारण समझना। अगर ये विकुंडलन पूरा एक साथ हो जाता तो कभी ओकाज़ाकी खंड नहीं बनते। अगर ये विकुंडलन एक साथ हो जाता तो एक इस कोने पे प्राइमर बना और एक उस कोने पे बनता, दोनों स्टैंड में एक इधर बनता एक उधर बनता, इसको यूं बना लेते इसको यूं बना लेते, कोई खंड नहीं बन रहा। और यहाँ प्राइमर नहीं बना पाने की वजह से तो एंजाइम उधर गया भी था, लेकिन ये तो विकुंडलन पूरा नहीं हुआ, अनवाइंडिंग पूरी नहीं हुई, इसलिए बेचारा को बीच में रुक के प्राइमर बनाना पड़ा। अगर ये अनवाइंडिंग पूरी हो जाती तो एक इस सिरे पे बना तो इस वाले स्टैंड के दूसरे सिरे पे बन जाता और दोनों स्टैंड सतत ही बनते। लेकिन क्योंकि इतना बड़ा डीएनए है, एनसीईआरटी भी लिखती है कि इतने बड़े डीएनए को एक साथ दोनों स्टैंड अलग करना बहुत मुश्किल है, बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए कोशिका में डीएनए थोड़ा थोड़ा खोला जाता है
और थोड़ा थोड़ा बनाया जाता है। इसको अनजिपिंग जिपिंग मैकेनिज्म कहते हैं। जैसे जिप खोलते जा रहे हैं और बनाते भी जा रहे हैं। तो जब आप अनजिपिंग थोड़ा थोड़ा खोलते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा बनाएंगे, तो एक स्ट्रैंड तो सतत बन जाएगा, लेकिन दूसरा वाला टुकड़ों में ही बनेगा। और ये टुकड़े फिर बाद में जोड़ेंगे अब हम, ठीक है। तो दीर्घीकरण में ये समस्या रहेगी। दीर्घीकरण की अगर हम बात करें तो दीर्घीकरण का काम में क्या होगा, जैसे जैसे विकुंडलन आगे बढ़ता है, रेप्लिकेशन फॉर्क का आकार बढ़ता जाएगा। समझ में आई बात? फॉर्क का आकार बढ़ता जाता है और अधिक से अधिक टेम्पलेट सूत्र, नए सूत्र बनाने के लिए उपलब्ध होगा। जब फॉर्क बढ़ेगा तो टेम्पलेट भी तो निकलता जा रहा है, अब और डीएनए बनेगा। अब आपको दोनों तरफ अलग अलग बताना पड़ेगा। 3 से 5 दिशा वाले टेम्पलेट सूत्र पर, 3 से 5, ठीक है, 3 से 5 वाले पर नया डीएनए सूत्र बाहर से अंदर की ओर बनेगा। अभी बताया था वो तो बाहर से अंदर बन रहा है, और बाहर से अंदर मतलब फॉर्क की तरफ बनेगा। और विकुंडलन की दिशा और निर्माण की दिशा समान होने के कारण नया सूत्र सतत रूप से बनता है। ये सतत रूप से बनेगा और तीव्र गति से बनेगा। इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इसको अगर अपन थोड़ा डायग्राम में देखें तो अब जरा इस डायग्राम को देखिए, ये थोड़ा विकुंडलन और हो गया। देखो तो ये जो 3 से 5 टेम्पलेट है, ठीक है, इस पर नया सूत्र जो है बाहर से अंदर की तरफ यूं बन रहा है, ऐसे, ठीक है। और ये बाहर से अंदर बनने की वजह से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सतत रूप से बनता जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये बोला जाता है लीडिंग स्ट्रैंड। ये लीडिंग स्ट्रैंड होता है और ये सतत रूप से बनता है। यहाँ तो बस ये एक प्राइमर शुरू में बनाना पड़ा, उसके बाद लगातार चलेगा। तो ये सतत रूप से बनता है। कौन सा? ये जो स्ट्रैंड है 3 से 5 दिशा वाले टेम्पलेट पर, इसमें केवल एक ही प्राइमर की जरूरत पड़ती है बस, ठीक है। तो एक स्ट्रैंड पर तो ये सतत रूप से बनेगा, ये दिख रहा है। अब दूसरे में देखो क्या हुआ, पहले ये इतना ही खुला हुआ था तो यहाँ अंदर प्राइमर बना दिया, ये अंदर से बाहर गया, यहाँ खत्म। तब तक थोड़ा पीछे और खुल गया तो फिर एक प्राइमर बनाया और फिर इसका निर्माण चलेगा, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर देखिए, अब ये यहाँ से वापस यूँ बनना शुरू होगा इस तरह से। तो हर बार यही होगा, जैसे जैसे विकुंडलन होगा तो वैसे वैसे ये अंदर से बाहर ये नए नए टुकड़े बनते जाएंगे। अब ये यहाँ से यहाँ तक बनेगा, तब तक और खुल जाएगा, फिर अंदर बांध। तो ये जो टुकड़ा होता है, ये जो स्ट्रैंड होता है, इसको फिर हम क्या बोलते हैं, ये कहलाता है लेगिंग स्ट्रैंड। इसको लेगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं और ये असतत बनता है, खंड में टुकड़ों में बनेगा। अब इसका ये वाला टुकड़ा और ऐसे ये टुकड़ा, इनको क्या कहेंगे, ओकाजाकी, ओकाजाकी सेगमेंट, ओकाजाकी खंड बनेगी। इस तरह से हर एक टुकड़ा यहाँ आकर रुक जाएगा और इस तरह से टुकड़ों में संश्लेषण होगा। तो जो 5 से 3 वाला टेम्पलेट है, वहां निर्माण अंदर से बाहर हो रहा है, 3 से 5 में बाहर से अंदर हो रहा है। ये इस तरह से चल रहा है इधर, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ जो ये पॉलीमरेज एंजाइम है, ये इसका पॉलीमरेज एंजाइम ये यूं चल रहा है, विपरीत दिशा में चलेगा और इसीलिए यहाँ पर टुकड़े बनते हैं। तो जो 5 से 3 वाला टेम्पलेट है, 5 से 3 दिशा वाले टेम्पलेट सूत्र पर क्या होगा, यहाँ पर नया सूत्र अंदर से बाहर यानी कि फॉर्क से दूर बनता है। ये एग्जाम में आ चुका है, फॉर्क की तरफ और फॉर्क से दूर किस तरह से क्या दिशा रहेगी, ठीक है। यहाँ विकुंडलन की दिशा व निर्माण की दिशा विपरीत होने के कारण सूत्र छोटे छोटे खंडों में असतत रूप से बनता है। अभी जो बताया था, छोटे छोटे टुकड़ों में बनेगा असतत रूप से, और इनको ओकाजाकी खंड कहते हैं और इस स्ट्रैंड को लेगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। और यहाँ एक से अधिक प्राइमर चाहिएगा, हर बार एक प्राइमर बनाना पड़ेगा, तो ये टुकड़ों में बनता है, ठीक है। अब एक स्ट्रैंड पर सतत और एक पर असतत, इसलिए पूरे डीएनए रिप्लिकेशन को क्या कहा जाता है, पूरी प्रक्रिया अर्ध असतत अर्थात सेमी डिसकंटिन्यूअस कहलाती है। ये एक और प्रॉपर्टी है। डीएनए रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव, बाई डायरेक्शनल, सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है। सेमी कंजर्वेटिव मतलब एक स्ट्रैंड पुराना एक नया बनेगा, बाई डायरेक्शनल ओआरआई की दोनों दिशा में चलेगा, ठीक है। और इसके अलावा अर्ध असतत मतलब एक तरफ सतत और एक तरफ असतत बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए, एक सतत स्ट्रैंड, एक से लीडिंग लेगिंग स्ट्रैंड, और लीडिंग लेगिंग का अंतर पूछा जाता है। तो वो 3 से 5 टेम्पलेट पे बनेगा, ये 5 से 3 टेम्पलेट पे बनेगा, वो असतत बनेगा, ये असतत बनेगा। वहाँ एक प्राइमर चाहिए या एक से अधिक प्राइमर चाहिएगा, ठीक है। वो थोड़ा जल्दी बनता है और यह टुकड़े बनेंगे। आगे बात समझ में? इस तरह से जैसे जैसे ये आगे खुलता जाएगा, इधर तो सतत बनेगा लेकिन इधर टुकड़े बनेंगे। अब ये कार्य सतत रूप से चलते जाएंगे।
सबसे पहले तो विकुंडलन चल रहा है, उसके बाद डीएनए निर्माण चल रहा है। अब आप देखो पीछे से, अच्छा जो काम मैंने ये एक तरफ बना रहे ना अपन, ऐसा कैसा इधर भी होगा। ये ORI इस जगह पर है, यहाँ ORI है, और हम सिर्फ एक तरफ का दिखा रहे हैं, जो इधर है वैसा का वैसा इधर भी होगा। ये कटा हुआ नहीं है, डीएनए इधर से इधर भी है, ORI के दोनों तरफ चल रहा है ये काम। अब आप देखिए ये सब काम आगे चलता जाएगा सतत रूप से, जब तक कि पूरा डीएनए कॉपी नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता। सबसे पहले विकुंडलन खत्म होगा, उसके बाद ये निर्माण खत्म होता जाएगा। अब आप देखो, आपको यहाँ पीछे से लास्ट में 3 काम रहेंगे। सबसे पहले तो ये आरएनए प्राइमर है, ये तो आरएनए का टुकड़ा है, तो आरएनए तो हटाना पड़ेगा ना, अपने को तो डीएनए बनाना है, तो ये आरएनए प्राइमर हटेगा। फिर ओकाज़ाकी खंड जोड़ने भी पड़ेंगे, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अंत में देखो क्या क्या काम और होंगे। तो अगर मैं लास्ट में बात करूं तो सबसे पहले तो डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम काम आएगा, ये बात मैंने पहले ही बताई थी। डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3 वाला मुख्य एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज 1 रिपेयर एंजाइम है जो प्राइमर हटाता है, ये मैंने लिखाया था और कहा था हम आगे पढ़ेंगे मैकेनिज्म में। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम आरएनए प्राइमर हटा देता है और उनके स्थान पर डीएनए बनाता है। अब क्योंकि अपन को आरएनए प्राइमर क्यों चाहिए था, स्टार्ट करने के लिए, अब स्टार्ट होकर आगे बढ़ गया तो पीछे से इस आरएनए प्राइमर को हटवा देते हैं और वहां भी डीएनए बना देते हैं। ये काम कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। फिर जैसे ही डीएनए बना उसके बाद लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, सारे ओकाज़ाकी खंडों को जोड़कर सूत्र को सतत कर देता है। आगे बात समझ में, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए ये जो खंड है, अब इसको यूं समझो, देखिए ये मान लो ये खंड लगातार यहां तक आ गया, ऐसे ये बन गया, ये यहां तक आ गया, ये जुड़ा हुआ नहीं है, अलग अलग है। ये आरएनए यहां से तो एक नया खंड, ये यहां से तो ओकाज़ाकी सेगमेंट नया, ये वाला इधर आ गया। अब क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम आएगा यहाँ पर, यहाँ ही मान लो कि ये डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम आएगा, डीएनए पॉलीमरेज 1। वो क्या करता है, वो इस प्राइमर को हटाएगा आरएनए को, और इधर से जो डीएनए का खंड बना रहा है इसी को खींच के बड़ा कर देगा, ठीक है। वो क्या करता है कि जैसे ये जो है, ये डीएनए का खंड जो आ रहा है, ये प्राइमर हटा करके इसी के आगे ये डीएनए यहाँ तक ले आया और आरएनए की जगह डीएनए बना दिया। ऐसे आरएनए हटाया इसने, और कौन सी दिशा चल रही है, देखो ये कौन सी दिशा चल रही है, ये जो है ये 5 और इधर 3, तो इधर भी ये 5 तो इधर 3, ये चल रहा है 5 से 3। तो अब ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ से पहले इसने प्राइमर हटाया आरएनए का, किस दिशा में हटाया, 5 से 3 दिशा में। मैंने कहा था डीएनए पॉलीमरेज 1 में 5 से 3 दिशा में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मिलती है, एक्सोन्यूक्लियस में न्यूक्लियोटाइड हटाए जाते हैं, तो ये 5 से 3 दिशा में हटाने का काम कर रहा है। फिर उसके बाद में ये जो पीछे वाला खंड आ रहा है, इसी के तीसरे सिरे को आगे तक बढ़ा दिया, यहाँ तक ले आया, ठीक है। तो 5 से 3 दिशा में हटाया एक्सोन्यूक्लियस और 5 से 3 दिशा में वापस बनाया भी सही, डीएनए पॉलीमरेज 1। अब ये यहाँ तक लाने के बाद ये जो है अंत में क्या होता है, देखो इस जगह पर यहाँ लास्ट में ये वाला खंड और ये वाला खंड जो है यहाँ लाइगेज की मदद से जोड़ा जाएगा, लाइगेज इसको जोड़े, ठीक है। इस तरह से पूरा का पूरा डीएनए 2 ओकाज़ाकी खंड जोड़े जाएंगे। 2 ओकाज़ाकी खंड कैसे जोड़े जाएंगे मैं आपको क्लियर बताऊं। तो सबसे पहले तो इधर वाला ये खंड जब जैसे यहाँ पहुंचा, ये पहुंचना चाहिए पीछे वाला, तो अब डीएनए पॉलीमरेज इसके आरएनए को हटाएगा और पीछे वाले को आगे तक बढ़ा देगा, और फिर लास्ट का जो है ये लाइगेज जोड़ देगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो काम हुआ, ये 2 चीजें हुई कि डीएनए पॉलीमरेज 1 प्राइमर हटा करके वहां आरएनए बना देगा और लाइगेज इनको जोड़ देता है। इसके बाद डीएनए सतत हो जाता है। अब अंत में एक काम और बचा, ये डीएनए की खास विशेषता। सारा काम होने के बाद डीएनए पॉलीमरेज 1 और कई बार 2 दोनों एंजाइम जो कि रिपेयर एंजाइम है मुख्य रूप से, ये वो जो नया डीएनए बन चुका है इसके ऊपर वापस एक बार घूमते हैं, चलना शुरू करते हैं, और जैसे रेल की पटरियों की चेकिंग होती है वैसे ये पूरे नए बने सूत्र पर गति करते हैं और बेस पेयरिंग चेक करते हैं। इसको कहते हैं चेकिंग। काम हो तो गया, अब उसको चेक कर रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। ये प्रूफ रीडिंग करते हैं, मतलब ये जो हमने इसमें देखा ये बन गया, अब यहाँ से इधर भी ये सब प्राइमर हट जाएंगे बाद में, और यहाँ से ये पूरे डीएनए पर घूमेंगे जो डीएनए बना उस पर, और बेस पेयरिंग चेक करेंगे कि पूरक लगा कि नहीं लगा, इधर ए था तो टी लगा कि नहीं लगा, जी है तो सी लगा कि नहीं लगा, ये चेक करते हैं।
अगर कहीं गलत पेयरिंग हो रखी है तो उसको सही करेंगे। कभी कभी बीच में खाली जगह छूट जाती है, जल्दी जल्दी में एक आध बेस छूट गया तो वो गैप भी भरना जाता है। तो ये सारा का सारा जो है रिपेयरिंग का काम यहाँ पर ये करेंगे। तो लास्ट काम रहता है ये कि इसके अंदर ये डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2 नए सूत्र पर गति करते हैं, बेस पेयरिंग चेक करते हैं, इसको प्रूफ रीडिंग कहते हैं। इसमें दो गलतियां हो सकती है, यदि कोई गलत बेस लग गया हो तो उसे हटाकर सही बेस लगाएंगे, गलत न्यूक्लियोटाइड लग गया हो तो सही न्यूक्लियोटाइड लगाएंगे, ठीक है। और यदि कहीं बेस लगना रह गया हो, गैप बन जाता बीच में, ठीक है, अगर गैप बन गया तो वहां भी नया न्यूक्लियोटाइड लाकर जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये प्रूफ रीडिंग का काम किया जाए। प्रूफ रीडिंग डीएनए की वो गुण है जिससे डीएनए अपना ही किया काम चेक करता है, और इस प्रूफ रीडिंग की वजह से डीएनए के काम में गलतियां नहीं के बराबर होती है। अब इस प्रूफ रीडिंग के बाद भी अगर कुछ गलती हो गई तो उसी गलती को फिर म्यूटेशन कहते हैं। और इसीलिए हमने कहा था डीएनए में म्यूटेशन इतना आसान नहीं है। डीएनए अपना काम खुद चेक करता है, कोई गलती नहीं होने देता। अब इसके बाद भी अगर कोई गलती रह जाए तो म्यूटेशन, और इसीलिए म्यूटेशन अत्यंत विरल माने जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो कुल मिलाकर ये पूरा डीएनए रिप्लिकेशन का प्रोसेस था, मैकेनिज्म था। 5 स्टेप बताई। सबसे पहले डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का सक्रियकरण हुआ और वो काम चलता रहता अंत तक। उसके बाद ओआरआई से आरंभन किया गया, फिर हमने विकुंडलन किया, ओआरआई से डीएनए के दोनों सूत्रों को अलग करना शुरू किया, हेलिकेज, एसएसबीपी और टोपोआइसोमरेज की मदद से। उसके बाद नए स्ट्रैंड का निर्माण शुरू हुआ ओआरआई से। इसके लिए पहले प्राइमर बनाना पड़ा और दोनों स्ट्रैंड पर विपरीत दिशा में निर्माण शुरू किया गया। और निर्माण शुरू होने के बाद फिर इसको आगे दीर्घीकरण 5वें स्टेप में इसको और आगे बढ़ाया। और जब और आगे बढ़ाते हैं तो एक स्ट्रैंड तो सतत बनता है, लेकिन एक तरफ टुकड़े बनते हैं मजबूरी में। और फिर अंत में इन टुकड़ों को जोड़ा जाएगा। पहले प्राइमर हटाएंगे, फिर टुकड़े जोड़ेंगे और फिर प्रूफ रीडिंग करेंगे, तब जाकर के पूरा का पूरा ये डीएनए रिप्लिकेशन का काम पूर्ण होता है, ठीक है। तो ये सारी स्टेप्स आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। रिप्लिकेशन का प्रोसेस क्या है, कहाँ कहाँ कौन सा एंजाइम काम आ रहा है, क्यों प्राइमर बनेगा, क्या रहेगा, पूरा प्रोसेस अच्छी तरह से आना चाहिए। इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ लें। हालांकि एनसीईआरटी में इतना स्टेप बाय स्टेप नहीं दिया, लेकिन प्रोसेस हमें पूरा आना चाहिए। इस पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जो डायग्राम बताए हैं विकुंडलन से लेकर फोर्क बनने से लेकर ओकाजाकी खंड तक, वो डायग्राम आप अच्छी तरह से ध्यान रखें, ठीक है। और बाकी एनसीईआरटी में जो 2 पैराग्राफ दिए हैं वो भी आप इसको साथ साथ में पढ़ लें तो बिल्कुल समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू।